स्वागत करता हूँ। आज अपने बात करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के जो विस्तार क्षेत्र है उसके बारे में। तो आइए देखिए कि जो सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र है उसमें जो उत्तरतम स्थान है, यानी मैंने कल आपको बताया था जो इसका स्थिति है या उसकी आकृति है सिंधु सभ्यता की विस्तार की, वो है त्रिभुजाकार। इसकी बात की थी कल, वो है त्रिभुजाकार। ठीक, तो त्रिभुजाकार आकृति में ये विभाजित है और इसका जो उत्तरतम स्थान है, दक्षिणतम स्थान है और पूर्वतम स्थान है और पश्चिमतम स्थान है, इसके बारे में बात करेंगे। उत्तरतम स्थान है इसका मांडा। कौन सा? मांडा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह है चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थान है वो है देमाबाद और यह है महाराष्ट्र में और वो है परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी के किनारे स्थित है। परवरा नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो पूर्वतम स्थान है वो है आलमगीरपुर। यह है हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे जो पूर्वतम स्थान है वो है हिंडन नदी के किनारे। और इसका जो पश्चिमतम स्थान है, ठीक है, वो है सुतका गेंडा। ये अफगानिस्तान में है और जो जिस नदी के किनारे है वह है दास्क नदी। दास्क नदी के किनारे है। तो आपने इतनी दूर बात की थी कि सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र जो उत्तरतम स्थान है, दक्षिणतम स्थान है, पूर्वतम स्थान है और पश्चिमतम स्थान है, उन सारों के बारे में बात कर ली। उत्तरतम स्थान मांडा था, दक्षिणतम स्थान देमाबाद था, पूर्वतम स्थान आलमगीरपुर था और पश्चिमतम स्थान सुतका गेंडा अफगानिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित था। अब अपने इससे आगे चलते हैं तो बात करेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सिंधु सभ्यता की विशेषता जानने से पहले आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक थी। प्राचीन सभ्यता थी, सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। ठीक, सिंधु सभ्यता के बारे में और अपने बात करें, एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। ठीक, इसके बाद में अपने आगे बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था या एक नगर था। जैसे यह कोई नगर है, इस नगर को उस समय दो भागों में विभाजित कर दिया था। कितने भागों में? दो विभागों में इसको विभाजित कर दिया था। जो एक तरफ जो क्षेत्र था उसको बोला जाता था पश्चिमी टीला। एक तरफ क्षेत्र को बोला जाता था पश्चिमी टीला और दूसरा होता था पूर्वी टीला। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब अपने पश्चिमी टीला क्या होता था और पूर्वी टीला क्या होता था, ये दो नगर के, एक ही नगर के दो भाग हुआ करते थे। इन पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले की क्या विशेषताएं थी वो अपने देखते हैं। जो पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीले के बारे में बात करते हैं। पश्चिमी टीले के बारे में बात करते हैं। जो पश्चिमी टीला था इसमें यानी भवनों के, पक्की ईंटों के भवन, पक्की ईंटों के भवनों के प्रमाण मिले। भवनों के प्रमाण मिले, यानी इससे अपने कह सकते हैं, यानी यहाँ पर पक्की ईंटों की बड़ी बड़ी इमारतें या भवन मिले हैं, जिसके आधार पर अपने कह सकते हैं कि जो पश्चिमी टीला था वहां पर इस नगर का राजा या शासक वर्ग रहा करता था। राजा या शासक वर्ग रहा करता था। किसके आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान मिले हैं या पक्की ईंटों की इमारतें मिली है, उसके आधार पर अपने पश्चिमी टीले के बारे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई शासक वर्ग रहा होगा।
अब अपने बात करते हैं पूर्वी टीले के बारे में। पूर्वी टीले के बारे में बात करते हैं। जो पूर्वी टीला था, यहाँ पर कुछ कच्ची ईंटों के मकान के अवशेष मिले हैं। इससे अपने ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियां रहती थी, या नगर के जो निम्न वर्ग के लोग थे वो कहाँ रहते थे? पूर्वी टीले में रहते थे। निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे। कौन से टीले में? पूर्वी टीले में। सिंधु घाटी सभ्यता के दो टीलों की बात की। पहला टीला था पश्चिमी टीला, दूसरा टीला था पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था, इसमें कौन से वर्ग रहते थे? शासक वर्ग या राजा रहता था, या उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उच्च वर्ग के जैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक, क्षत्रिय हो गए, उस प्रकार के जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, उस वर्ण व्यवस्था में जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में जैसे उच्च वर्ग के दो प्रकार के लोग, जैसे ब्राह्मण हो गए, एक क्षत्रिय हो गया, वो रहते थे। और जैसे पूर्वी टीले में रहते थे निम्न वर्ग के लोग, जैसे अपने मजदूर करने वाले बस्तियां, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, वो पूर्वी टीले में निवास किया करती थी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, आगे बात करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। अब देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में और जानकारी। विशेषताओं में अपने देखेंगे कि पहले आपने देखा कि जो नगर किस प्रकार बसा हुआ था, नगर की स्थिति देखी थी 1 नंबर पर। अब अपने देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें यानी कि मकान भी थे, जल निकासी की भी जो व्यवस्था थी, उनके बारे में अपने विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पहले अपने इसके बारे में देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में एक उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। जल निकासी व्यवस्था के बारे में देखेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो इतने यानी कि अपनी व्यवस्था पर इतना ध्यान देते कि वहां पर जो अपने नालियां मिली है वो पक्की ईंटों की मिली है। जो नालियों के अवशेष मिले हैं वो पक्की ईंटों के मिले हैं। कि इससे यह पता चलता है कि वो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो अपनी व्यवस्था पर अत्यधिक ध्यान देते थे, और जो जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो उत्कृष्ट व्यवस्था थी। इसके बारे में अब अपने आगे बात करेंगे कि जो मकान थे, जो मकान या आवासीय भवन थे, सिंधु सभ्यता के आवासीय भवनों के बारे में बात करेंगे कि जो आवासीय भवन थे इनके दरवाजे संकड़ी गलियों में खुलते थे। गलियों में दरवाजे खुलते थे। और जो सड़क व्यवस्था थी, इस सड़क व्यवस्था के बारे में देखते हैं
कि जो सड़क व्यवस्था थी, जो सड़कें आपस में छोटी छोटी सड़कें थी, वो समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। यानी कि सड़क की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी, जैसे ये 4 मेन सड़क है, ये मेन सड़कें हैं, इन मेन सड़कों को इस प्रकार छोटी छोटी जो ग्रामीण सड़कें होती है वो इस प्रकार समकोण पर काटती थी। इन सड़क के जो चौराहे होते थे, जैसे ये चौराहा है, इसको ऑक्सफोर्ड, इनको ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला जाता था, ऑक्सफोर्ड सर्कस बोला जाता था। और जो घर के दरवाजे होते थे, जैसे यहाँ पर एक घर है तो इस घर का दरवाजा मेन सड़क इधर है तो इधर नहीं खुलकर इसका संकड़ी गली की तरफ या इधर खुलेगा या इधर खुलेगा, संकड़ी गलियों की तरफ इसके दरवाजे खुलते थे। जो मकान होते थे छोटे छोटे, उनके दरवाजे संकड़ी गलियों की तरफ खुलते थे। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के जो मकान थे, मकान के बारे में भी देखा था कि जो मकान थे इनमें जो ईंटें प्रयोग में लाई गई थी, ईंटें जो प्रयोग में लाई गई थी, उन ईंटों का जो अनुपात था वो अनुपात था 4:2:1 की ईंटें प्रयोग में लाई गई थी। कि यानी जो वहां से सिंधु सभ्यता से जो ईंटें मिली है वो ईंटें जिस अनुपात में है वो अनुपात क्या है, 4:2:1 की ईंटें हैं। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की जो सड़कें मिली है, एक स्थान है सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की जो सड़कें मिली है वो सड़कें 10 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर चौड़ी है। जो मोहनजोदड़ो की सड़कें हैं वो 10 मीटर चौड़ी सड़कें मिली है। इसके बाद अपने आगे बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की सड़कें हैं इनको राजपथ बोला जाता था। मोहनजोदड़ो की सड़कों को राजपथ बोला जाता था, राजपथ बोला जाता था। ये थी यानी सिंधु सभ्यता की सड़कों की विशेषताएं। इसके बाद अपने सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक विशेषताएं हैं, इन राजनीतिक विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। आज की क्लास में अपने जो मुख्य आवास से संबंधित जैसे सड़क हो गई, सड़कों से संबंधित जो समाज में जो अपने सामाजिक ढंग से रहने वाले जो भी, जैसे उसमें नालियां हो गई और सड़क की व्यवस्था हो गई, मकान आवासीय भवन हो गए, इनके बारे में अपने अध्ययन किया था। कल अपने जो राजा की स्थिति क्या थी, राज्य की स्थिति क्या थी सिंधु सभ्यता के लोगों के समय या सिंधु सभ्यता के समय, तो उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।